किडनी अपने खराब होने का पता कितनी देर में दे पाती है? किडनी की बीमारियों को हम लोग साइलेंट डिसीज कहते हैं, क्योंकि किडनी की डिजीज के साइन और सिम्टम बहुत नॉन स्पेसिफिक है। तो जो कम पानी पीते हैं डेफिनेटली दे आर प्रोन टू हैव स्टोन डिजीज। 4 मिलीमीटर के ऊपर का जो साइज है वो डेफिनेटली अटक सकता है। कई बार डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि अगर किडनी स्टोन है टमाटर छोड़ दीजिए। कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें कुछ सब्सटेंसेस का कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन सब कुछ छोड़ देना इज नॉट अ गुड आइडिया। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन फिट। जो भी टाइम आता है, रात के 11-12 बजे घर पहुंचे, मॉर्निंग में जिम करने पहुंच गए। जिमिंग इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसके साथ जो आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं वो किडनी को खराब कर सकता है। 5 और 7 क्रिएटिनिन के साथ ये यंग बच्चे आते हैं जो अदरवाइज हेल्दी थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन या ब्लड या दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं तो इट्स अ श्योर शॉट साइन कि आपकी किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आयुर्वेदिक दवाएं तो सेफ होती हैं, खा लेते हैं आराम से। बिना किसी नॉलेज के कोई भी दवा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। कोई दुश्मनी है पेन किलर्स की किडनीज के साथ? हाँ, किडनी को डैमेज करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, कहते हैं उसे फिल्टर करने का काम किडनीज करती हैं। लेकिन किडनी में स्टोन्स बार बार क्यों बनते हैं? बहुत लोगों को लगता है पथरी बनना नॉर्मल है, कुछ लोगों को लगता है अरे हमें तो बार बार बनती है, कुछ लोगों को लगता है बड़ी पथरी होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटी में दिक्कत नहीं है। तो क्या वाकई किडनी स्टोन्स को समझना इतना आसान है जितना कि ज़्यादातर लोग आपस में बात करके समझ लेते हैं, या वाकई स्टोन्स का मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किडनी की सेहत का अपना मैनेजमेंट होता है? हमारे साथ डॉक्टर अनुजा पोरवाल हैं जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जुड़ी हुई हैं। आज उनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि छोटी पथरी, बड़ी पथरी, कब पथरी परेशान कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, इन सवालों के जवाब आप तक लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू पूजा। जैसा कि हमने कहा कि स्टोन्स जो हैं वो लोगों को लगता है आपस में ही बातचीत करके हम मामला निपटा लेंगे, बियर पी लेंगे, स्टोन निकाल देंगे। तो क्या ये बात सच है कि छोटा स्टोन है तो कम परेशानी है, बड़ा स्टोन है तो ज़्यादा परेशानी है? देखिए, स्टोन का बनना हमेशा ही परेशानी का कारण है। इसके 2 रीज़न हैं। जो टेम्परेरी या स्मॉल लॉन्ग शॉर्ट टर्म परेशानियां हैं उसमें छोटे स्टोन या बड़े स्टोन कहीं जाके फंस जाएंगे। किडनी से अटैच होती है यूरेटर, और यूरेटर से जो यूरिन कलेक्ट होता है वो ब्लैडर में जाता है। सो अगर यूरेटर के किसी भी पार्ट में स्टोन फंस जाता है तो वो सीवियर पेन कर सकता है और इन रिटर्न किडनी को भी डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जो बार बार एक्टिव स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, जिनको बार बार बहुत तरीके के स्टोन्स बन जाते हैं, वो किडनी में परमानेंट डैमेज करते हैं। एंड इन लॉन्ग रन अगर किसी पेशेंट को लगातार स्टोन बनते रहते हैं पूजा, तो उनकी किडनी खराब हो सकती है। दे कैन रीच टू एंड स्टेज किडनी डिजीज ऑल्सो। सो किडनी स्टोन हमेशा ही परेशानी का कारण होते हैं। अब सवाल आता है कि छोटे स्टोन या बड़े स्टोन। देखिए, शरीर की यूरिन जो है वो किडनी में बन रही है, अगर वहां पर स्टोन पड़ा हुआ है तो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है यूजुअली। लेकिन अगर जब भी कभी किडनी से स्टोन स्लिप करके यूरिन के पाइप में आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ उसका साइज हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि जो यूरेटर होती है उसकी डायमीटर होती है 3.8 to 4 मिलीमीटर। अगर स्टोन का साइज इससे कम है, जैसे 2 से 3 mm का स्टोन है, तो यूजुअली स्लिप करके जब भी आएगा स्टोन पेन देगा, लेकिन आप एक्सेस हाइड्रेशन और कुछ दवाओं के थ्रू वो अपने से स्पॉन्टेनियसली यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। लेकिन यदि स्टोन का साइज 4 mm के ऊपर है, 5 mm, 6, 7 millimeter, then in this situation stone will remain stuck in that ureter. अच्छा, it will not be able to pass on its own. that is the time कि आपको कोई intervention की जरूरत पड़ेगी, हमें उसे निकालना पड़ेगा। so साइज डेफिनेटली मैटर करता है। कितना साइज जो है जिसमें डर रहता है कि ये अटक सकता है, ऐसा कुछ है? 4 मिलीमीटर के ऊपर का जो साइज है वो डेफिनेटली अटक सकता है, वो डेफिनेटली अटकेगा, क्योंकि हमारा यूरेटर मैंने बताया कि 3.8 to 4 मिलीमीटर होता है। बट जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर यूरेटर ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है, या आपका यूरिन जहाँ से पास हो रहा है, यूरेथ्रा का डायमीटर इससे भी स्मॉल होता है। सो इवन लेस देन 4 मिलीमीटर स्टोन्स भी उस जंक्शन पर, जिसे VUJ जंक्शन कहते हैं, या यूरेथ्रा के लेवल पे अटक सकते हैं और पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट
इरिटेशन एंड पेन कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर 4 मिलीमीटर से ऊपर का साइज है तो वो स्टोन फंसेगा ही कहीं ना कहीं, और उसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आपने कहा कुछ लोग होते हैं जिनको फॉर्म होते रहते हैं, तो क्या कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है कि मान लीजिए एक बार किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ, उसको निकलवा लिया या वो निकल गया अपने आप, फिर नहीं होगा या फिर बार बार होता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, किडनी स्टोन, इस पे हम फंडामेंटल्स पे जाएंगे कि 2 कारण होते हैं किडनी स्टोन के। एक होता है कि हमारे जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए जिससे हमारे जो जीन्स हैं वो स्टोन फॉर्मिंग हो गए, वो स्टोन बनाने लगे, दैट इज वन रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन होता है कि शरीर में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा वहां पे स्टोन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो जो जेनेटिक बीमारियों वाले स्टोन्स होते हैं वो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा। समटाइम्स आपने सुना होगा कि अरे छोटा सा बच्चा है, 5 साल की उम्र पे उसको दर्द हुआ, पता लगा कि स्टोन फंस गया। जो जेनेटिक वाले होते हैं उसमें लगातार स्टोन बनते रहते हैं क्योंकि हमारे जीन्स के लेवल पे डिफेक्ट होता है, और ये वाला जो स्टोन्स होते हैं ये फैमिली के लेवल पे रन करते हैं, ये हेरिडिटरी स्टोन फॉर्मर्स होते हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, यस, अगर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी सपोज आपके शरीर में स्टोन इनहिबिटर जैसे साइट्रेट का लेवल कम है, आपका यूरिक एसिड या कैल्शियम या फॉस्फोरस इन सब के लेवल्स बहुत बढ़े हुए रहते हैं, देन इन दोज पेशेंट्स स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। या कई बार जिन पेशेंट्स को रेकरेंट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हैं जो कि इस कारण से होते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में कोई रुकावट है, और वो रुकावट क्योंकि स्ट्रक्चरल रुकावट है एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड, तो वहाँ लगातार ये बनते रहते हैं, इन्फेक्शन परसिस्ट करता रहता है, थोड़ा सा स्लो स्मोल्डरिंग इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, और वो बार बार इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टेड स्टोन्स बनाने लगता है। सो दिस जो सेकेंड वाला पार्ट है ये इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड ट्रीटेड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, बट हेरिडिटरी वाले में तो वी हैव टू, थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस ले सकता है पेशेंट, जिससे छोटे छोटे जो स्टोन्स बने वो अपने से पास हो जाए, बट ये दिस इज प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करती है। अगर कोई जेनेटिक इशू नहीं है तो स्टोन्स ना बने उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए? एक रीजन जो रह गया पूजा, विच आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, विच आई मिस्ड, कि लाइफस्टाइल का क्या रोल है इसमें। डेफिनेटली ये थर्ड एक रीजन है, लाइफस्टाइल का रोल है। आज अगर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, डेफिनेटली दे मेक्स अ इंडिविजुअल प्रोन टू हैव अ स्टोन डिजीज, स्टोन फॉर्मेशन। लाइक आपका पानी का इंटेक दिन में बहुत कम है, आप ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, जंक फूड में एक्सेस सॉल्ट होता है, जो हाई कंटेंट ऑफ सोडियम है हमारे खाने में, दैट कैन लीड टू, दैट इज अ स्टोन फॉर्मिंग। यानी जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, हमें नमक कम रखना है। एक और है कि जब भी किसी पेशेंट को स्टोन के बारे में पता लगता है या कोई भी सस्पेशन आता है, फर्स्ट थिंग दे डू टू स्टॉप ऑल कैल्शियम डाइट, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सॉल्ट को कम रखना है लेकिन कैल्शियम को हमें लेना है। अच्छा, हमें कैल्शियम लेना है, कैल्शियम से स्टोन नहीं बनते? नहीं, नॉर्मल कैल्शियम इंटेक से नहीं बनते। इनफैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्टोन प्रेसिपिटेशन। लेकिन एक्सेस कैल्शियम का इंटेक, एक्सेस मिनरल्स का इंटेक, ये सब चीज़ें आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती हैं। आजकल वेरी रॉन्ग ट्रेंड विच आई एम सीइंग इन द कम्युनिटी इज कि लोगों का फोकस न्यूट्रिशन से ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स पे है, बी इट आयरन सप्लीमेंट, बी इट कैल्शियम सप्लीमेंट, बी इट अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो ये सारी चीज़ें, हमारा जो फूड है उसमें बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल तरीके से वो फूड हमारे अंदर अब्जॉर्ब होता है, एक स्लो पेस में, स्लो एंड स्टेडी पेस में। wherever जब भी हम अपने शरीर को भी bombarded with many mineral supplements, it tend to get, urine gets and the levels get concentrated और वो stone forming हो सकता है। मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है किडनी स्टोन्स के साथ और वो शेल कैल या कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट खा रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगी? सबसे पहले वो कैल्शियम सप्लीमेंट ऐसे ही बंद कराएंगी? देखिए, आपको देखना है कि कैल्शियम सप्लीमेंट किस वजह से खा रहा है। समटाइम्स द पेशेंट हैज ऑस्टियोपोरोसिस, एल्डरली पेशेंट है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। हाउएवर
वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 1/2 to 75% ऑफ दैट रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज. If somewhere they are not able to take it, only then they should start taking elemental calcium या tablet form में calcium. लेकिन बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इंटेक जो है वो कैल्शियम आपके एक्स्ट्रा वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कर देता है, शरीर के और ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगता है. हमारी दिल की जो हार्ट की जो वेसल्स हैं वहाँ कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है और वेसल्स में हो जाता है. पेशेंट बिकम प्रोन फॉर द हार्ट प्रॉब्लम्स. एक्सेस किडनी के पेशेंट्स में अगर हम एक्सेस कैल्शियम देते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन करता है, प्लस इसके साथ साथ हमारे बोन के टर्नओवर को एकदम ख़त्म कर देता है. बोन्स और भी ज़्यादा फ्रिजाइल हो जाती हैं, जबकि कैल्शियम बोन्स के लिए लेते हैं लोग. बोन्स के लिए लेते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किडनी के पेशेंट्स को कोई भी इस तरीके के एलिमेंटल कैल्शियम या सप्लीमेंट लेने से पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है एंड रेकमेंडेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है. खाने से जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं, क्या उनसे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अगर लोग न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं और उसमें कैल्शियम का ख्याल रख रहे हैं? हो सकती है. इट इज़ कंसिडर्ड कि आप एटलीस्ट 3 डेयरी प्रोडक्ट्स के पोर्शंस लें एक दिन में. दैट विल कवर अप फॉर योर कैल्शियम रिक्वायरमेंट. लेकिन वो डिपेंड ये भी करता है कि समटाइम्स पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सम अदर एलिमेंट जिसकी वजह से क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन है, क्रॉनिक मैल एब्जॉर्प्शन है, वो डाइटरी सोर्सेज से वो अपनी रिक्वायरमेंट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. इन दैट सिचुएशन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कैन बी गिवन. 3 जैसे आपने कहा डाइटरी सोर्स एक दिन में लें, 3 बार दूध पिएं, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. You can mix it with curd, you can mix it with paneer, you can mix it with the amount of milk. अब milk में भी आजकल है कि when I say dairy product, it should be fat-free dairy product, low fat content dairy product. It should not be saturated कि बिल्कुल ही हम full cream milk और उसका सब products बना रहे हैं, हम उसका curd यूज़ कर रहे हैं, हम वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसी का पनीर बना रहे हैं. सो इन दैट सिचुएशन वो हमारे लिए दूसरी तरीके से नुकसान देगा. सो डेयरी प्रोडक्ट 3 से यस इट विल हेल्प. आपने जैसे कहा अगर हाइड्रेशन मेंटेन रखी जाए तो स्टोन्स कई बार निकल भी जाते हैं, तो क्या जो लोग कम पानी पीते हैं उनको नुकसान हो सकता है? सर्टेनली होता है. कम पानी पीने से स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. ओके. देखिए मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रीज़न है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देना है. चाहे वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट हो, चाहे वो पानी का इंटेक कम है, एक्सेस सॉल्ट हो, या आपका डाइट ऐसा है कि जिसमें आपका पानी एंड फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम है, आप सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं. सो वाटर इंटेक शुड बी 3 to 4 लीटर्स इन अ डे. आइडियली हम लोग बोलते हैं 10 से 12 ग्लास पानी, बट जिस पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री है स्टोन की, ऐसे पेशेंट्स को अपना वाटर इंटेक थोड़ा सा और बढ़ाने को बोलते हैं. We tell the patients that okay every 2 hours 1 गिलास पानी आप पियो, ठीक है, so that यूरिन कॉन्सेंट्रेट ना हो. तो जो कम पानी पीते हैं डेफिनेटली दे आर प्रोन टू हैव स्टोन डिजीज. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कई बार डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि अगर किडनी स्टोन है टमाटर छोड़ दीजिए, पालक छोड़ दीजिए, कुछ तरह के खाने हैं जिनको छोड़ दीजिए. क्या वाकई इनको छोड़ने से स्टोन्स बनने कम हो जाते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं है, बट हाँ मैंने आपको बताया कि कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें कुछ सब्सटेंसेस का कंटेंट बढ़ जाता है, उससे स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाती है. लेकिन सब कुछ छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. ऐसा नहीं है कि केवल स्पिनच या टमाटर लेने से आपको स्टोन बनने लगते हैं. हालांकि मैं इतना ज़रूर बोलूँगी दैट वी शुड प्रेफर टेकिंग दी होल वेजिटेबल. अगर टमाटर भी लेना है, रादर देन टेकिंग टमाटो सूप या आपका स्पिनच सूप या इनकी प्यूरी, रादर देन रिजॉर्टिंग टू दीज रिफाइंड प्रोसेस्ड थिंग्स लाइक प्यूरी बना लिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया, सूप ले रहे हैं. यू शुड स्टिक टू टेकिंग दी पूरा की पूरा पालक खा रहे हैं, अच्छा आप वो खा रहे हैं, टमाटो खा रहे हैं. सो व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद द फाइबर ऐसा स्टोन फॉर्मिंग नहीं है. बट मैंने बताया कोई भी चीज़ अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ली जाएगी, इट कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. नॉर्मल सैलेड में टमाटर ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कितना टमाटर लोगे, यू विल कंज्यूम 1 टमाटो सैलेड में, 1 लोगे, हाफ लोगे, एंड इट कंटेन्स नॉट ओनली दी टमाटो के जो कंटेंट्स हैं, यू विल बी टेकिंग, उसके साथ फाइबर भी जाएगा. सो इट विल नॉट हार्म दैट मच. तो ऐसा सब कुछ बंद करना तो एक मिथ है.
आई विल नॉट एडवाइज टू स्टॉप एवरीथिंग कि नाउ टमाटर बंद कर दो, पालक बंद कर दो एंड नाउ यू स्टार्ट टेकिंग दैट प्यूरी एंड सूप्स. नो, आई विल से टेक एवरीथिंग इन मॉडरेशन. एक स्टोन के पेशेंट्स को एक मेटाबॉलिक वर्कअप हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं. बेस्ड ऑन दैट वी गेट टू नो कि अगर कोई डिरेंजमेंट है, कि सपोज कोई आपके जो कोई भी मिनरल्स या सॉल्ट या इस सब की जिस एक्सेस जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, अगर हमें वो कल्प्रिट पकड़ में आता है, देन वी मॉडिफाई, सजेस्ट टू मॉडिफाई द डाइट लिटिल बिट. But as a blanket statement that now you have a stone, you should stop this. No, I don't agree to this, and we should not do it. बार बार अगर स्टोन्स बनते हैं, किसी को टेंडेंसी है, तो क्या ये किसी लार्जर प्रॉब्लम का इंडिकेशन है कि कोई समस्या है, या ये एक स्टैंड अलोन है कि हाँ हमें स्टोन बनने की टेंडेंसी है, ठीक है कोई बात नहीं? नहीं, ये एक इंडिकेशन है लार्जर प्रॉब्लम का, कि शरीर का कोई ना कोई सिस्टम कहीं पे तो प्रॉब्लम है, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे मेटाबॉलिक वर्कअप हो, चाहे किडनी की डिजीज हो, या इन्फेक्शन रहे हो. सो डेफिनेटली अगर बार बार स्टोन बनते हैं, आपका इवैल्यूएशन एक नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर होना चाहिए. एंड देन वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें से कितना पार्ट मॉडिफाइबल है, कितना नॉन मॉडिफाइबल है. एटलीस्ट अगर हम मॉडिफाइबल पार्ट के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, देन इट कैन हेल्प द पेशेंट अ लॉट. ओके डॉक्टर अनुजा, लिवर के डॉक्टर्स और पेशेंट अक्सर ये मानते हैं कि लिवर अपने ख़राब होने का पता बहुत देर में देता है. किडनी अपने ख़राब होने का पता कितनी देर में दे पाती है? शुरुआत में ही इंडिकेशन देती है, या फिर बहुत टाइम निकल जाता है तब जाके पता चलता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, किडनी की बीमारियों को हम लोग साइलेंट डिसीज़ कहते हैं पूजा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इफ़ आई टेल यू कि आपको 75 to 90% पेशेंट्स आप तब देख पाते हैं किडनी के पेशेंट्स जब उनकी किडनी की डिजीज़ बहुत एडवांस हो जाती है, क्योंकि किडनी की डिजीज़ के साइन और सिम्टम बहुत नॉन स्पेसिफिक है एंड दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी अदर एलिमेंट. दैट इज़ वाई पेशेंट का समझ ही नहीं आ पाता है कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है और एडवांस हो गई है. सो स्टेज 4 तक किडनी की डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 5 इज़ द एंड स्टेज. सो स्टेज 4 तक पेशेंट को ऐसे सिग्निफिकेंट सिम्टम्स कोई भी नहीं आते हैं विच कैन प्रिडिक्ट कि तुम्हें किडनी की बीमारी है. हमारी जो ऑडियंस अभी सुन रही है आपको, वो सोच रही होगी अगर हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 पे सावधान होना है तो क्या कोई साइन सिम्टम्स डेफिनेटली है. देखिए, हम लोग किडनी की डिजीज़ के लिए बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़, however not for the kidney disease, for all diseases prevention is better than the cure. But kidney की disease में ये paramount है that you can actually prevent the kidney disease. अच्छा, it is better prevented than treated. So मैं यही बोलूँगी कि हमें किडनी की डिजीज़ के रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए, जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं. द वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज इज डायबिटीज, अनदर इज हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड आपके यही आपको जो बताया रेकरेंट स्टोन डिजीजेस, फोर्थ कंजेनाइटल किडनी डिसऑर्डर्स, फिफ्थ किडनी की कुछ अपनी बीमारियां जिन्हें हम ग्लोमेरुलर डिजीजेस कहते हैं, कुछ आपके सिस्टमिक डिजीजेस होती हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ल्यूपस नेफ्राइटिस है, वैस्कुलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. इन मैनी ऑफ दीज डिसऑर्डर्स किडनी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेट होता है. सो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री आपकी किडनी डिजीज़ की है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी कैंसर्स की है, ये सारे पेशेंट रिस्क पर होते हैं. यदि आपके या आपके परिवार के किसी मेंबर में ये सारे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं किसी में भी, तो आपको अपने किडनी फंक्शंस प्रीएम्प्टिवली चेक कराने चाहिए. हम लोग बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को एज सून एज द डायबिटीज इज डायग्नोस्ड एक बेसलाइन लेवल अप कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है विच इज़ द मेजर ड्राइवर ऑफ दिस एपिडेमिक, वो उसका डायग्नोसिस ही डिलेड होता है. पेशेंट को 5-6 साल के बाद समझ में आ पाता है कि मेरी शुगर बढ़ी हुई चल रही थी, बिकॉज आजकल वर्क स्ट्रेस, एब्सोल्युटली नो टाइम फॉर द सेल्फ. सब लोग एवरीबडी इज हैविंग हेक्टिक शेड्यूल्स. आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास हेल्थ चेकअप्स के लिए भी टाइम नहीं है. You have so many demands at that stage, middle age में. You have to look after your family, children, business and work. So because of these things, 5-6 साल के बाद पता लग पाता है कि आपके शरीर में डायबिटीज़ थी और वो उतने टाइम तक काफ़ी डैमेज कर चुकी होती है. So now, तो मैं अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि if they have a risk factor, they should plan a health check.
6 मंथली, 1 ईयर, डेफिनेटली तो वो फ्रिक्वेंट चेकअप्स अपने कराएं। लेमैन क्वेश्चन ये है कि किसी को पता चला उसे डायबिटीज़ है तो उसे KFT करा लेना चाहिए? उसे किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करना है और एक माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट होता है। जो माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट है वो आपको ना जो छुपी हुई किडनी की बीमारी है उसके बारे में भी बताता है। यदि पेशेंट के पास कोई भी रिस्क फैक्टर है या ज़रा भी सस्पिशन है तो उसे ये दोनों टेस्ट करने चाहिए। एक सबसे पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, दूसरा यूरिन का टेस्ट जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो भी कहते हैं। थर्ड है एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। सो दीज आर, या सिंपल यूरिन रूटीन, अल्ट्रासाउंड से तो बहुत पहले सिंपल यूरिन रूटीन करना चाहिए। यूरिन रूटीन एक ऐसा टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन या ब्लड या दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं तो इट्स अ श्योर शॉट साइन कि आपकी किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपको डेफिनेटली अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इसको इवैल्यूएट करना। और ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं जो आपने बहुत बताए। सिंपल टेस्ट है, हर जगह हो जाते हैं पूजा। आजकल तो दे गिव अलर्ट ऑल्सो व्हेनेवर उसमें कोई ब्लड डिटेक्ट हो रहा है, कोई प्रोटीन। सो ये टेस्ट इजीली अवेलेबल है। आप कभी कोई भी हेल्थ चेक भी होता है, एटलीस्ट यूरिन रूटीन और KFT उसमें होता है। किडनी के खराब होने के क्या इंडिकेशंस होंगे जो लोगों को पकड़ने चाहिए? देखिए, किडनी के खराब होने के इंडिकेशंस, आपको अनयूजुअल थकान या फटीग रहने लगता है, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया रहने लगे, जो पैरों में सूजन आने लगे, सांस फूलने लगे, चलते फिरते समय सांस फूल रहा है, या वैसे भी उन्हें लगता है कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे ही चलता हूँ मुझे ब्रेथलेस होने लगती है, अलॉन्ग विथ कि हाथों पैरों में सूजन है। सुबह जब सो के उठते हैं तो फेशियल पफीनेस दिखता है, आपकी आंखों पे और चेहरे पे सूजन दिखती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने लगता है नॉर्मल दवाइयों पे सडनली, कि नाउ अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले एक दवा से होता था, अब 2 ऐड कर दी, 3 कर दी, फिर भी BP बढ़ा हुआ चल रहा है। ये श्योर शॉर्ट साइन है। एक्सलरेटेड हाइपरटेंशन अलॉन्ग विथ की सांस का फूलना इज अ श्योर शॉर्ट साइन कि किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आमतौर पर किसी का BP हाई हो और सांस फूल रही हो तो वो हार्ट की तरफ सोचता है। नहीं, किडनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दूसरा, शुगर के पेशेंट, यदि उनकी शुगर सडनली कम होने लगती है सेम मेडिकेशन पे, ठीक है, वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने से भी ऐसे हो सकता है, बट दे मस्ट चेक देयर किडनी फंक्शंस आल्सो। वो भी एक कारण होता है। तो एक KFT और एक यूरिन टेस्ट कराया, उसके बाद इंसान तसल्ली से रह सकता है कि हाँ सब ठीक है अगर वो दोनों टेस्ट ठीक आते हैं? यस, 75 to 90% तसल्ली से रह सकता है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो आई विल सजेस्ट कि फ्रिक्वेंटली आप चेक कराएं। प्लस किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम ना करें। नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे, देखिए, कोई भी पर्पसफुली या जानबूझ के नहीं करेगा, बट इफ दे आर इग्नोरेंट, सो आई पॉइंट आउट 2-3 थिंग्स जो हम लोग कॉमनली करते हैं। नंबर 1 इज कि हम बहुत सारे, मैंने बताया जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है ये आधी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सो बट उसको कम्प्लीटली आप छोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हम लोग रूटीनली क्या करता है, कोई भी पेशेंट या जनरल कि आज बहुत टायर्ड हो गए, कोई भी मेडिकेशन उठाई, कल सुबह भी निकलना है, काम करना है, दे विल पॉप अप 1 मेडिकेशन। सो ये ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेना बिल्कुल बंद करें। सेकेंड थिंग, एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन फिट। जो भी टाइम आता है, रात के 11-12 बजे घर पहुंचे, मॉर्निंग में जिम करने पहुंच गए। जिमिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनका सोर्स हमें पता नहीं है, अननोन, वो भी अननेचुरल एंड नॉन फिजियोलॉजिकल क्वांटिटीज में कंज्यूम होता है, वो किडनी को खराब कर सकता है। दैट कैन डिस्ट्रॉय द किडनी। आजकल बहुत सारे यंग पेशेंट्स जो रिगरस जिमिंग कर रहे हैं, दे हैव स्टॉप्ड ऑल, अपनी डाइट में सारा उन्होंने मॉडिफिकेशन कर लिया है, एंड दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर दी यंग पेशेंट्स हु कम टू OPD विथ सडन, इन एक रिपोर्ट किया, कोई हेल्थ चेक किया, प्री एम्प्लॉयमेंट किया, उसमें पता लगा 5 क्रिएटिनिन है, 4 क्रिएटिनिन है। होना कितना चाहिए? नॉर्मल रेंज ऑफ द क्रिएटिनिन इज फ्रॉम 0.7 to 1.1 और 5 और 7 क्रिएटिनिन के साथ ये यंग बच्चे आते हैं जो अदरवाइज हेल्दी थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। सो सेकेंड इज दैट, एंड थर्ड, बिना किसी नॉलेज के कोई भी दवा, चाहे वो आपकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चाहे कोई भी हो, लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी कारण से कर रहे हैं
तो उन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को आप रूटीनली अपने चेक्स भी बीच बीच में प्लान करें और किडनी फंक्शन को मॉनिटर करें। अच्छा, लोगों Because को वो लगता है किडनी कि को खराब- आयुर्वेदिक दवाएं तो सेफ होती हैं, खा लेते हैं आराम से। किडनी को नुकसान करती हैं, डेफिनेटली नुकसान करती हैं, और लॉन्ग टर्म में उनका यूज़ बिना अनसुपरवाइज, बिना मॉनिटरिंग के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किडनी फंक्शंस को ख़राब करती हैं। पेन किलर्स जो चीज़ है वो किसी को गर्दन में दर्द हो से लेकर किसी को बोन में पेन हो, कोई भी छोटा बड़ा दर्द हो, लोगों को लगता है एक आध बार पेन किलर खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि पेन किलर महीने में इतनी बार खाओगे नुकसान नहीं करेगी, इतनी बार खाओगे तो नुकसान करेगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। कई बार नुकसान 1 या 2 डोजेजेस से भी हो सकता है। अच्छा। सो जितना कम उतना अच्छा। सपोज लेना भी पड़ता है तो कौन सा लेना है? सेफ पेन किलर लेना है। सेफ पेन किलर है पैरासिटामोल, प्लेन एंड सिंपल। उसे तो लोग पेन किलर भी नहीं मानते। हाँ, आप उसको ले लें, यू कैन टेक इट। आप उससे दर्द के लिए, फीवर के लिए वो लीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान करता है सेरिडोन, कॉम्बीफ्लेम, ब्रूफन, आपका ये वोविरॉन, डिक्लोफेनाक, ये सब चीज़ें जो स्पोर्ट्स इंजरी और इन सब में यूज़ होता है। सपोज अगर आपको बहुत सीवियर पेन था, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट कुछ हो गया, आप ले भी रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्ट इट्स कंजम्पशन टू 5 to 7 days, नॉट बियॉन्ड। हाउएवर अगर लंबा दर्द है, देना पड़ता है, तो आप फॉरन सेफ पेन किलर्स जाएं। डॉक्टर को भी बताएं कि मैं पहले भी खा चुका हूँ बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ, अब आप मुझे कोई सेफ दें। हाउएवर कोई भी अच्छा फिजिशियन आपको सेफ पेन किलर्स ही एडवाइस करे। ये जिन दवाओं के आपने नाम लिए हैं, एक तो ये अनफॉर्चुनेटली ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, चाहे ये भले ही प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो। दूसरी बात, जिन लोगों को पेन किलर्स खाने की आदत होती है, वी हैव सीन कि उनको इन्हीं से ही आराम आता है। उनको लगता है जब तक हमने स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं खाई हमें आराम नहीं आएगा। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है कि पेन किलर कितना भी हो, चाहे कम या ज़्यादा, नुकसान देगा ही। अगर पेन कहीं पर है तो सबसे पहले कारण पता लगाएं कि किस कारण, या क्या उस रीज़न को करेक्ट करने से पेन बेटर हो सकता है। वन इज येस, समटाइम्स क्रॉनिक एलिमेंट में नो होता है इसका आंसर कि नहीं कर सकते, वो क्रॉनिक पेन है। तो देयर आर फिजियोथेरेपी, आप फिजियोथेरेपी करें, सेफ पेन किलर लें, बहुत तरीके के योगा या बहुत सारे और तरीके होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल तरीका फिजियोथेरेपी होता है, विच कैन रिलीव योर पेन टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट एंड रिड्यूस योर पेन किलर इनटेक। तो आप उसकी तरफ जाएं, और सपोज किसी बीमारी की वजह से पेन है तो उसके स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अगर हम बीमारी को ठीक करेंगे तो पेन भी बेटर होगा। कई बार लोग कहते हैं कि पेन किलर्स खा रहे हो तो एक एसिडिटी की दवा भी खा लेना और एक बी कॉम्प्लेक्स भी खा लेना। ये भी एक मिथ की बात है। पेन किलर्स से एसिडिटी डेफिनेटली होती है। सो पेंटोसिड या प्लस पेन इटसेल्फ गैस्ट्राइटिस करता है। पेन अपने आप से एसिड को बढ़ाता है, रिफ्लक्स को। सो पेंटोप्रेजोल अगर ज़्यादा एसिडिटी है, लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। हालांकि वो भी बहुत लंबे समय तक लोग लेते रहते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एंड पेन किलर तो मैंने बोला कम से कम। कोई दुश्मनी है पेन किलर्स की किडनीज के साथ? हाँ, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा अच्छी वाली दुश्मनी है किडनी के साथ। किडनी को डैमेज करते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज भी करते हैं। किडनी का जो फंक्शनिंग यूनिट होता है, ग्लोमेरुलस, उसके इंटरस्टिशियम, ट्यूब्यूल्स, इनको डैमेज करते हैं। लॉन्ग रन कोई इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे किडनी धीरे 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 करके उसकी फिल्टरिंग एबिलिटी कम हो जाती है। सो दुश्मनी तो काफ़ी अच्छी वाली है। तो ये पेन किलर्स को तो अवॉइड ही करना है। ये हो सकता है कि अगर कुछ लोग लंबे समय से पेन किलर्स खाए जा रहे हैं तो उनकी किडनी पे डेफिनेटली फर्क आएगा, इसी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाए। हो सकती है, ऐसा हो सकता है इसी वजह से, या इट कैन बिकम वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, कि एक कारण उसमें ऐड हो जाए। सपोज पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज हैं बहुत सारी और उसके साथ वो पेन किलर भी ले रहा है, तो ये एक कहते हैं कि ये एक और कारण मिल गया जिससे किडनी खराब हो सकती है। सो पेन किलर्स का यूज मिनिमम टू ना के बराबर करें। किडनीज जब खराब होने की स्थिति में जा रही होती हैं तो लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली उन्हें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। क्या हर किडनी की बीमारी का जो मरीज है उसको डायलिसिस पर जाना ही पड़ेगा या डायलिसिस से बचा जा सकता है? देखिए, किडनी की बीमारियां 2 तरीके की होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पता लगा कि थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा है या किडनी में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली अब बात खत्म हो गई, अब तो बस डायलिसिस ही एक रास्ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
Acute kidney injury is completely treatable. समटाइम्स तुरंत इसमें रिस्पॉन्स दिखने लगता है, समटाइम्स कुछ टाइम के बाद दिखता है, और कई बार 3 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं, बट उसके बाद किडनी के फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहाँ किसी भी कारण की वजह से किडनी में धीरे धीरे करके खराबी आती है। लेकिन अगर इसको हम सीकेडी कहते हैं, और किडनी फेलियर लोग सीकेडी के नाम से ही जानते हैं। अगर हम सीकेडी को भी उसका सबसे पहले किस रीज़न की वजह से किडनी खराब हुई उसको टारगेट करें, प्लस किडनी की डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम उसके प्रोग्रेशन को रिटार्ड करने को टारगेट करते हैं तो किडनी डिजीज़ का पेशेंट को भी बहुत लंबी लाइफ अच्छी किडनी के साथ मिलती है। हाँ, उसे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बट उसकी किडनी की लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है, एंड समटाइम्स दे डू नॉट रिक्वायर डायलिसिस इन देयर एंटायर लाइफ। तो ये जो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज ऑफ द किडनी फंक्शन पे आपने पेशेंट देखा और किस बीमारी की वजह से उसको किडनी की खराबी हुई। क्रॉनिक किडनी डिजीज किन किन वजहों से? डायबिटीज एक रीजन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीजेज, आपके स्टोन डिजीजेस, कई बार किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ रुकावट होती है, स्ट्रक्चरल हो सकती है या किसी बीमारी की वजह से, वो एक कारण होता है किडनी खराब करने का। प्लस आपके पास मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स, मैंने बताया आपको, हेरिडिटरी डिजीजेस, सिस्टिक डिजीजेस, कैंसर्स, दीज आर दी, जिससे प्लस पेशेंट सीकेडी कंजेनाइटली। हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन का प्रिवलेंस इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी जो चाइल्डहुड एंड यंग लोगों में हम सीकेडी देखते हैं, दैट इज़ अ रिजल्ट कि हमारी किडनी बनी अच्छी कम, क्योंकि मदर इतनी माल न्यूट्रिशन का शिकार थी और बच्चा भी उसके बाद एकदम माल न्यूट्रिशन का शिकार रहा। इसकी वजह से कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी जो किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की हैं, ये बहुत ही कॉमन है, एंड इन फैक्ट हमारी कंट्री में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द किडनी डिसऑर्डर। आपने जैसे कहा सो मैटरनल एंड फीटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर जैसे आपने कहा किडनी खराब होने लगती है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को, तो उसमें दवाओं का रोल होता है या और भी कुछ है जो मरीज अपने लेवल पे कर सकता है? सॉरी टू इंटरप्ट पूजा, दवाओं का रोल होता है प्लस लाइफस्टाइल का भी रोल होता है। ओके, लाइफस्टाइल में क्या करना है? लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है आपको, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखनी है, डेली एडिक्वेट स्लीप लेनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दवाइयाँ लेनी है, कंट्रोल करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, हार्ट डिजीज़ है तो उसके लिए भी दवाइयाँ लेनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को कम रखना है, रेगुलर वर्कआउट, रेगुलर वॉक करनी है। बोलते हैं किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को 25 to 30 मिनट की 5 days a week डेफिनेटली वॉकिंग करनी है। So by making your routine healthy, by choosing healthy lifestyle, आप बहुत ज़्यादा अपनी किडनी को भी हेल्प कर सकते हैं। डायलिसिस की नौबत किन केसेस में जाकर आ ही जाती है? देखिए, मैंने आपको बताया था शायद बीच में कि किडनी की बीमारी की 5 स्टेजेस होती हैं। जब दोनों किडनी की काम करने की क्षमता लेस देन 10% हो जाती है, जिसे हम सीकेडी स्टेज 5 बोलते हैं, इन दैट सिचुएशन शरीर से जो वो कमज़ोर किडनी है जो अब लेस देन 10% काम कर रही है, वो शरीर से सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाती है। किडनी के कुछ और काम भी होते हैं, खून बढ़ाना, बोन हेल्थ का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, वो सब भी नहीं कर पा रही होती है। इन दैट सिचुएशन हमारे पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो पेशेंट को डायलिसिस पे शुरू करें, या यदि वो मेडिकली फिट है और ट्रांसप्लांट की सिचुएशन में है तो उसको एक नई किडनी उसके शरीर में ट्रांसप्लांट करें। सीकेडी स्टेज 5 पे हमारे पास यही 2 ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डायलिसिस पर जो मरीज होता है वो ये मान के चलता है कि अब मेरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और धीरे धीरे मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और उसके बाद में मेरा टिकट कट जाएगा। देखिए, डायलिसिस हम शुरू ही तब करते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। किडनी अब शरीर के फंक्शंस को, टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पा रही है और शरीर के फंक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सो इन दैट सिचुएशन डायलिसिस लाइफ सेविंग होता है। यदि हम उस स्टेज में डायलिसिस नहीं कराते हैं तो पेशेंट का पास जीवन ही बहुत कम बचता है। आजकल डायलिसिस की बहुत अच्छी मोडालिटीज़ आई हुई हैं, न्यूअर फंक्शंस, हीमोडाइफिल्ट्रेशंस, बहुत सारे और तरीके, प्लस अच्छी वाटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी डायलिसिस के साथ, प्लस रेगुलर शेड्यूल के साथ
हफ्ते में 3 बार डायलिसिस से पेशेंट की डायलिसिस पर भी लाइफ की लॉन्गेविटी अच्छी हुई है। आज की पहले हम डायलिसिस का सर्वाइवल 3 to 5 years था। आज भी पेरिफेरी में जहाँ अच्छी डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, लाइफ स्पैन कम है, लेकिन विद एट गुड सेंटर्स, गुड डायलिसिस एंड अच्छे से करी हुई शेड्यूल के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंसिडर्ड approximately 10 years, 12 years also, which is a very good number. However, definite treatment किडनी स्टेज 5 किडनी डिजीज का आज भी ट्रांसप्लांट है। शरीर में एक नई किडनी लगा देने के साथ वो शरीर के पूरे फंक्शंस को, जो किडनी के फंक्शन है, उन्हें टेक ओवर कर लेती है एंड पेशेंट का लाइफ नियर नॉर्मल हो जाता है। द वे ही यूज्ड टू लिव बिफोर, वो अभी भी रह पाता है। तो डायलिसिस के हर मरीज को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, डायलिसिस मैंने बताया जिसे चाहिए उसके लिए एक दवा है। दवा हमेशा एक शेड्यूल और डोज से होती है। सो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट इज हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस का है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। शुरू में हम लोग 2 बार शुरू करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट देखकर, बट आइडियल सिचुएशन हमेशा 3 times a week डायलिसिस है। अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए एक सवाल मैं ऐसे लेमैन आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें कितने % हैं जो किसी बीमारी की वजह से किडनी खराब करके आए हैं या लाइफस्टाइल की वजह से किडनी खराब करके आए हैं? ये थोड़ा सा, बिकॉज इसमें ना मिक्स्ड बैग मिलता है पूजा। बीमारी की वजह से किडनी खराब करके मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स होते हैं जिनको अंडरलाइंग किडनी की डिजीज पता लगी, वो खराबी बीमारी की वजह से होती है। लेकिन आपने बताया कि रॉन्ग लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ने की वजह से आजकल उसका कंट्रीब्यूशन भी किडनी डिजीज में है। सो आई विल से कि टुडे इट इज लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से जो किडनी की बीमारी है, दैट इज 60%, 60 to 70%। लोग अगर किडनी की हेल्थ से आपका दोस्ती शुगर, कर ले ब्लड तो प्रेशर, अगर लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे 50% रिडक्शन इन द किडनी डिजीज। आपके पास मरीज आने कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पेशेंट हेल्दी रहेगा तो उससे भी अच्छा रहेगा। हेल्थ केयर इज नॉट अबाउट कि हमें नंबर बढ़ाना है, हेल्थ केयर इज अबाउट कि हमें पेशेंट्स को हेल्दी रखना है। तो नंबर कम होना तो अच्छी बात है, देश का सेहतमंद होना, हमारी पॉपुलेशन का हेल्दी रहना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपकी फिटनेस, खासतौर पर आपकी किडनी की फिटनेस बहुत हद तक आपके अपने हाथ में है। तो अभी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते ही या बीच में सुनते सुनते पानी ज़रूर पी लीजिए। बहुत लोग कम पानी पीते हैं। आपका एक्सपीरियंस यही कहता होगा, मरीज आते हैं तो ये पानी बहुत कम पीते हैं। अभी तो फ्री मिल रहा है सारे वर्किंग इंडिविजुअल्स, सबसे पूछिए, अगर हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो 90% यही बोलेंगे, हाँ पानी तो नहीं पी पाए। बहुत मुश्किल काम नहीं है किडनी की हेल्थ को मेंटेन करना। जो बात आपने कही दैट्स वेरी गुड कि तुरंत 1 गिलास पानी पीते हैं। हम भी पीने जा रहे हैं और आप भी पानी पीजिए और अपनी किडनीज का ख्याल रखिए, क्योंकि उन्हें आपकी बॉडी का लंबे समय तक ख्याल रखना है, तभी आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी और आपको डॉक्टर अनुजा की ज़रूरत कम पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा, थैंक यू।